डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर वर्कबुक 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वर्कबुक 1 का फर्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड along a straight line path. A particle is moving with constant speed along a straight line path. A force is not required to. चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं और पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में किसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उस पर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो उसकी क्या क्या चेंज कर सकता है। उसकी स्पीड चेंज कर सकता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अच्छा, अगर स्पीड चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो यहाँ हम अपने देखा कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज स्पीड। मैंने बोला कि स्पीड चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो अपना ऑप्शन नहीं होगा। डिक्रीज द मोमेंटम, मैंने बोला कि मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, मोमेंटम को घटाने के लिए भी एक फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैंने बोला फोर्स क्या क्या कर सकता है, या तो स्पीड चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा। स्पीड अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगी। तो चेंज इस डायरेक्शन, ये भी गलत ऑप्शन हुआ। तो फोर्स इसको उसी स्पीड से, बिना स्पीड चेंज हुए, बिना डायरेक्शन चेंज हुए अगर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, यानी वो उसी स्पीड से उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये अपना सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन है कि व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न सडनली, क्या है कि अगर एक कोई बस अगर सडनली एक टर्न लेता है तो द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। तो ऐसा है कि हमने पढ़ा था कि इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो अगर लेटेस्ट सपोज मानिए कि आप सीधा जा रहे हैं बस में और बस अचानक से टर्न ले लेती है, तो आपका इनर्शिया तो आपको सीधा ही लेके जाएगा, इसलिए इनर्शिया की वजह से आपको एक आउटवर्ड थ्रो फील होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देयर आर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नेमली 1, 2, 3। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अपन 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जानते हैं। वी कैन डराइव सेकेंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। देखिए, लॉ किसी भी एक लॉ से दूसरे लॉ को ड्राइव नहीं किया जा सकता है, लॉ इंडिपेंडेंट होते हैं हमेशा। तो ऑल लॉज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ में, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है। तो लेट अस सपोज मानिए कि हमारा एक इस सरफेस है और इस सरफेस पे एक हमारा बॉडी रखा हुआ है एम। हमने थोड़ा सा दूर दूर बनाया ताकि हम फोर्स को दिखाएं। जो अर्थ है इस पे एक फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ एम जी, इस पे एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, और नॉर्मल इस ग्राउंड पे भी लगेगा। ए नॉर्मल और ए नॉर्मल जो है ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला कि इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, और ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। तो इसके लिए अगर अपन देखें तो एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। हैव अपोजिट डायरेक्शंस, बी भी सही है। हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सी भी सही है। हैव जीरो रिजल्टेंट, ए गलत है। तो अपना ए, बी और सी अपना करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ए ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। A rider on horse falls back when the horse starts running suddenly because। क्या है कि जैसे एक हॉर्स है, अगर हॉर्स अचानक से दौड़ने लगा तो हम यहाँ पर एक हॉर्स बना देते हैं।
तो ये हॉर्स है, बहुत गंदा सा फिगर बना है। ये हॉर्स अचानक से सडनली दौड़ने लगा और राइडर जो है इस पे बैठा हुआ है। तो इनिशियली दोनों कौन सी इनर्शिया को फॉलो कर रहे थे? दोनों के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, दोनों रेस्ट में थे। अचानक से घोड़ा दौड़ने लगा, इससे क्या होता है कि अचानक से आदमी का इनर्शिया चेंज नहीं होगा, इसलिए राइडर वहीं पर रहेगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा, इसलिए राइडर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सी अपना करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी सेक द इट्स ब्रांच। अगर अपन कोई सा भी ट्री के ब्रांच को सेक करते हैं तो उसके लीव्स डिटैच हो जाते हैं, क्यों? इसके पीछे भी रीजन इनर्शिया का है। इनर्शिया क्या करता है कि लेट अस सपोज मानिए कि अगर अपन किसी भी ब्रांच के ट्री को ऐसे हिलाते हैं, अगर किसी भी ब्रांच के ट्री को सेक करते हैं तो क्या होगा कि जो ट्री का लीव्स है वो तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, लेकिन उसके जो डालियां हैं, उसकी जो टहनियां हैं वो क्या होंगे? मोशन में आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होंगे? पत्ते टूट जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन लीव्स स्टे एट रेस्ट बट ब्रांच मूव्स ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, और पत्ते टूट के नीचे गिर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन अ कारपेट बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट एक्सप्लेन। जैसे आपका एक कारपेट है और इसको आप लकड़ी से ऊपर से पीटते हैं तो आप देखते हैं कि डस्ट कम बाहर निकल जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कारपेट को लकड़ी से पीटते हैं तो आपके लकड़ी के पीटने के कारण से जो कारपेट का लेयर है, जो कारपेट का सरफेस, वो नीचे चला जाता है इंस्टेंटली, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो कारपेट से डिटैच हो जाते हैं, और कारपेट से डिटैच होने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं, कारपेट के बाहर निकल जाते हैं, फिर उसको हम इजिली हटा सकते हैं। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन डस्ट पार्टिकल स्टे इन रेस्ट बट कारपेट मूव्स डाउन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स बाय स्टिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं द एक्शन रिएक्शन फोर्स रिफर टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ बिल्कुल, ये अपने अभी कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा था कि एक्शन रिएक्शन फोर्स से मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए और दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स रिफर टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मस्ट एक्ट अपॉन द सेम बॉडीज। गलत है, ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट होनी चाहिए। मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये सही है। नीड नॉट टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मस्ट हैव, गलत है क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नीड नॉट टू हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये भी गलत है क्योंकि उनके लाइन ऑफ एक्शन, लेट अस सपोज मानिए कि अगर एक बॉडी है और ये धरती है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पे जो नॉर्मल रहेगा ऊपर और इस पे जो नॉर्मल रहेगा नीचे, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। तो डी ऑप्शन भी गलत है, यानी बी अपना करेक्ट ऑप्शन है। अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस। अगर एक कोई बस चल रही है और चलती हुई बस से अगर आप कूदेंगे तो आप गिर जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब आप बस में चल रहे हैं तो आप मोशन में हैं, लेकिन जब आप कूदेंगे तो कूदने के कारण से आप अर्थ तो रेस्ट पे है, लेकिन बस चूंकि आप बस से कूदे हैं तो बस से कूदने के कारण आप अभी भी मोशन में हैं, इसलिए आप जब अर्थ पे आपका जमीन आएगा तो आपका इंस्टेंटली आपका जो पैर आएगा वो रेस्ट में आना चाहेगा फ्रिक्शन की वजह से, और आपका बॉडी मोशन में जाना चाहेगा, इसलिए आप आगे की ओर गिर जाएंगे। तो इसके पीछे भी रीजन जो है वो इनर्शिया है। तो चारों तरफ अपन ऑप्शंस में देख लेते हैं। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज बिहाइंड एंड द मैन रीचेज फॉरवर्ड, नहीं, रोड बिहाइंड नहीं, आदमी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण से क्या होगा, है ना, जो ऊपर पार्ट होगा वो मोशन में रहेगा, लेकिन जो नीचे पार्ट वाला रहेगा वो रेस्ट में आना चाहेगा। तो ऑप्शन गलत है। बी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ अपर बॉडी पार्ट इन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द फीट कम्स टू रेस्ट एज सून एज, हाँ सही है, बी ऑप्शन अपना सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। आपका पूछ रहा है कि इन चार केस हैं, ABCD दिए हुए हैं, इनमें से चारों केस में से किस में नेट फोर्स जीरो नहीं है? तो सबसे पहले हम ये पार्ट देखते हैं। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता कब है। अगर एफ नेट जीरो होगा, कहने का मतलब क्या है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब दो मतलब है कि उस
कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ये दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो यानी अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तब भी एफ नेट जीरो हुआ, और अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हुआ तब भी उसकी एफ नेट जीरो हुआ। तो काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, अगर स्टेशनरी हेल्ड है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। अब बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट, नहीं गलत है। अगर एक बॉल फ्री फॉल करेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है mg, तो नेट फोर्स तो जीरो होने का सवाल ही नहीं, तो ये इस पे जीरो नहीं है। तो ये पूछा भी यही है क्वेश्चन में कि इन विच द फॉलोइंग नेट फोर्स इज नॉट जीरो, तो बी ऑप्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो बी अपना ऑप्शन होगा। चलिए सी और डी वापस देखते हैं। एन एरोप्लेन रेजिंग अपवर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अच्छा यहाँ कांस्टेंट स्पीड बोल दिया, मतलब कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन आपको पर्टिकुलर दे रखा है तो वेलोसिटी भी अपनी क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एफ नेट जीरो, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अ कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अगर कॉर्क फ्लोट कर रहा है सरफेस ऑफ वाटर पे तो उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो डी ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। वाई ए बोटमैन पुशेज द रिवर बैंक बैकवर्ड विथ ए लॉन्ग वुडन पोल ऑन लॉन्चिंग इट्स बोट इनटू वाटर। आप कभी अगर नदी में बोट पे चढ़े होंगे तो आपको ऐसा दिखने को मिला होगा कि जब नाव को बोटमैन, जो बोटमैन होता है, उसको नाव के अंदर ले जाने के लिए पहले एक लकड़ी से जो किनारा है उसको पुश करता है। तो ऐसा क्यों करता है, देखिए सबसे पहले कि अगर ये आदमी है जो बोट को चला रहा है तो लकड़ी से अगर ये जो नाव का किनारा होगा, नदी का किनारा होगा, उसको अगर पुश करेगा तो नदी के किनारे के पर वो आगे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो बोट तो किनारा भी एक उस जिस डंडे से वो पुश कर रहा होगा, वुडन पोल जिस वुडन पोल से वो पुश कर रहा होगा उस वुडन पोल पे भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण से, जिसके कारण से इस नाव पे एक नेट फोर्स आगे की तरफ आएगी और नाव पानी में चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वेट इज डिफाइंड एज, अभी तक हम जितना पढ़े हैं इसमें वेट mg के बराबर अपन लेते हैं, है ना। आगे अपन पढ़ेंगे वेट के बारे में डिटेल में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अंटिल, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले फोर्स के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 में अब ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अंटिल, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कब तक, जब तक इस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो नहीं हो। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो यूनिफॉर्मली मूव करेगा, और अगर इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो यूनिफॉर्मली मूव नहीं करेगा। तो क्यों एफ नेट, क्योंकि फोर्स क्या कर सकता है, इसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता है, यानी इसके स्पीड का मैग्नीट्यूड और इसके मोशन का डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिकम्स टू डिक्रीज, गलत है। द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ये सही है क्योंकि मैंने बोला कि यूनिफॉर्मली कब मूव करेगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। द रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल टू इट्स रोटेशन, गलत है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा है। डी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इंक्रीज कंटिन्यू, इसमें भी नहीं क्योंकि नेट फोर्स है तो यूनिफॉर्मली मूव करने का कोई सवाल है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सब लोग या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, कुछ इस तरीके से ऑप्शन चूज करते हैं। ऑन ए स्टेशनरी सेल बोट एयर इज ब्लोन एट द सेल फ्रॉम अ फैन अटैच टू द बोट, द बोट विल, लेट अस सपोज कि एक अपन बोट मान लेते हैं और बोट में एक सेल यानी जो पर्दा होता है, सेल बोट, अगर आपने कभी पैरेट्स ऑफ कैरिबियन देखे होंगे तो उसमें ऐसे बोट रहता है, ढेर सारा पर्दा लगा रहता है। तो क्या है कि एक फैन अटैच्ड है और फैन अटैच्ड है और बोट पे हवा दे रहा है, इस हवा के कारण से इस पर्दे पे एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा। तो ज्यादातर बच्चों का ये डाउट होता है कि आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो आगे जाएगा, लेकिन नहीं, जब ये हवा
फैन आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो इस फैन के ऊपर भी एक इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा, जो कि इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसलिए जो फैन इस बोट पे फोर्स लगा रहा है, एक एक तरीके से फैन बोट सिस्टम का इंटरनल फोर्स हुआ। इसके कारण से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये मूव नहीं करेगा और ये रिमेन्स स्टेशनरी होगा। तो 14 का ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए क्रिकेट मैच द फील्डर ड्रॉज हिज हैंड्स। जैसे अपन हम क्रिकेट मैच कभी खेलते हैं तो कभी अपन कैच करते वक्त, अगर जनरली आप देखे होंगे या आप खेले होंगे क्रिकेट मैच, तो आपको ऐसा होगा कि जब आप बॉल को कैच करते हैं तो थोड़ा देर के लिए बॉल को पीछे करते हैं, है ना, हाथ को पीछे करते हैं, खींचते हैं। ऐसा क्यों? अपन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से समझते हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी। यानी अगर ये डी टी है जो रिएक्शन टाइम है, ये डी टी जितना ज़्यादा होगा बॉल को कैच करने का, हमारा फोर्स उतना ही हमारे हाथ पे कम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि बॉल को पीछे इसलिए अपने कैच करते वक्त हाथ को अपन पीछे इसलिए पुल करते हैं ताकि हमारा बॉल को कैच करने में हमारा रिएक्शन टाइम क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसलिए हम हमारे हाथ पे उस बॉल के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कम लगेगा। थिन हैंड्स विल सेव फ्रॉम गेटिंग हर्ट, बिल्कुल सही है ना। क्यों? क्योंकि फोर्स कम लगेगा तो हमारा हाथ कैच करने में, हाथ पे हमारी कम चोट आएगी और हमारा हाथ कभी ऐसा हो सकता है कि फटने से भी हमारा हाथ ब्लीडिंग से भी बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉय सिटिंग ऑन टॉप मोस्ट berth in the compartment of a train which just going to stop on a railway station. Okay, एक बॉय जो है वो सबसे ऊपर वाले बर्थ पे है बैठा हुआ, जो कि जस्ट कुछ देर बाद जाकर के रेलवे स्टेशन पे रुकने वाली है। ड्रॉप एन एप्पल एमिंग एट द ओपन हैंड ऑफ इट्स ब्रदर सिचुएटेड वर्टिकली। उसके नीचे उसका भाई हाथ ऐसे करके बैठा है और ऊपर से वो एप्पल गिरा रहा है वर्टिकली, और वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो करीब 2 मीटर का है। द एप्पल विल फॉल, है ना, किधर फॉल होगा। तो अब क्या है कि इनिशियली जो ट्रेन है वो तो मोशन में है, और जब मोशन में है तो जो बॉय एप्पल को गिरा रहा है वो भी मोशन में रहेगा। तो उस बॉय के साथ साथ उस बॉल के पास भी एक इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब ट्रेन रुकेगी तो बॉय तो रुक जाएगा, लेकिन बॉल अभी भी हवा में है, जिसके कारण से बॉल अभी भी मूव करता रहेगा आगे की तरफ। यानी जो बॉल, जो एप्पल है उस बॉय के हाथ में नहीं आकर के उसके से थोड़े फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे गिर जाएगी। तो देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। इन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर, गलत है। स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड्स इन द ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, हाँ सही है। मैंने बोला कि ट्रेन के डायरेक्शन में फॉरवर्ड गिर जाएगी, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन एप्पल आगे चली जाएगी। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए, थैंक यू।